जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। आ रही है सर। हाँ, अच्छा जी। बात शुरू कर लेते हैं पिछले क्विज से। अभी जो हुआ था हमारा, उसके सबको आप लोगों के कम से कम क्विज मैंने चेक कर लिया, असाइनमेंट सेशन अभी नहीं देखे। उम्मीद है साथ आप लोगों को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया था, सबको समझ आ गई होगी करना क्या था। और आप लोगों के इंडिविजुअल जो मैंने चेक किए हैं साथ, मैंने उसके साथ कुछ छोटे छोटे नोट्स लिख दिए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी क्विज के हवाले से, किसी को ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलें, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी तरफ से एक चंद ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोट की, कि एक तो ये कि क्विज के दौरान भी लोग कह रहे थे टाइम नहीं है। ठीक है, क्विज चेक करते हुए ये काफ़ी वाजह हो गया कि जिनको आता था उनके लिए टाइम भी काफ़ी था, और कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका शायद ज़्यादा फोकस इस पे था कि कहीं से सॉल्व हुआ हुआ हमें मिल जाए। ठीक है, यानी कि किसी और स्टूडेंट से वो छापा मार दें। तो टाइम कम पड़ने की एक काफ़ी बड़ी वजह तो मेरे ख्याल से ये थी। अगर आप लोगों ने खुद से कोशिश की होती समझने की सवाल को और करने की, तो मेरा नहीं ख्याल इतना टाइम लगता और शायद आप लोग बेहतर परफॉर्म करते, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स थे। और इसमें से जो पहले दो पार्ट्स थे ये तो हमने यहाँ पे इन पर्सन क्लास के अंदर कवर किए थे। ठीक है, अगर वहाँ पे आप लोगों ने मेरे ख्याल से इतनी तवज्जो नहीं दी थी, कि चंद आपको मैंने चीज़ें बताई थी हर पैरामीटर की कि क्या ज़रूरी होता है, क्या चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कुछ लोगों ने रखा, उनके नंबर भी अच्छे आए हैं, ज़्यादातर ने नहीं रखा, और ज़ाहिर है नंबर उसकी अक्कासी करते हैं। ठीक है, अगर अभी भी किसी का कोई जेन्युइन सवाल है इसके हवाले से, क्विज़ के हवाले से, असाइनमेंट सेशन के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी पूछ लें, बेहतर है, क्लियर हो जाए, इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे आगे चलें, क्योंकि आगे चलने का फ़ायदा नहीं है अगर पीछे के बेसिक्स आपको क्लियर ही नहीं है। सही है, मेरे ख्याल से जिसको समझ आनी थी आ गई है। बाकियों ने छापे मारे, नंबर उधर भी कटे हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर हो गया। इसमें आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा, करने को इतना कोई ख़ास काम नहीं था। पहले पार्ट में आपको कहा गया था क्विज के कि आपने मीन और मीडियन निकालने हैं। ज़ाहिर है अगर मीडियन निकालने का कहा गया है तो सबसे पहला काम ये है कि आप डेटा सेट को ऑर्डर करें। सिंपली आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मीन आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर लेके कितनी देर लगती है। लोगों ने शायद इस पर भी टाइम ज़ाया किया कि हर इंडिविजुअल वैल्यू हम पेपर पे लिखते गए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है डेटा सेट को आपने एक दफ़ा ऑर्डर करके ज़रूर लिखना था अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको जब आप मीडियन निकालें तो आप सही वैल्यू का इंतखाब करें। लोगों ने जब मीन की वैल्यू निकाली है, उसके अंदर कुछ लोगों ने, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे नंबर ज़ाहिर है आप लोगों ने चेंज करनी थी एक वैल्यू अपने रोल नंबर के हिसाब से, वो कुछ लोगों ने ज़ाहिर है सही नहीं की, जो कि ऑब्वियस छापा था। उसके अलावा ज़ाहिर कैलकुलेशन में कुछ एरर्स हुए। दूसरा, आप लोगों को कहा था कि जब भी आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन और मीडियन हमेशा डेटा सेट की एक्यूरेसी से एक डेसिमल प्लेस ज़्यादा होता है। इसका अक्सर लोगों ने ख्याल नहीं रखा, तो अक्सर लोगों ने कोई रैंडम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस लिखे थे। डेटा सेट में आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस थे, तो एक एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए मीन और मीडियन की, तो 4 डेसिमल प्लेसेस में लाजमी लिखना था। और साथ आप लोग अब 6 सेमेस्टर में आ गए, अभी तक आप लोगों को अपेरेंटली यूनिट्स के हवाले से कोई आप यूनिट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो तो यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ एक बंदे ने शायद पूरी क्लास में यूनिट्स 7 लिखे थे और किसी ने नहीं लिखे, जबकि इस पे मैं क्लास में भी जोर देता रहा था। ठीक है, तो इस पे एक्यूरेसी और यूनिट्स पे मैंने बहुत नंबर नहीं काटे, कोई एक नंबर शायद पूरे क्विज में से कटा है, बाकी नंबर जो भी हैं हर बंदे को इंडिविजुअल फीडबैक मिल गई होगी। स्टेम एंड लीफ डायग्राम में बड़े क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने स्टेम को यूनिट्स डिजिट से बनाना है और लीफ में सिर्फ टेंस डिजिट होना चाहिए, इसके अलावा बाकी डिजिट्स की बात नहीं की गई थी। इसका मतलब सिंपली ये था कि बाकी डिजिट्स आपने ड्रॉप करने हैं, इग्नोर करने हैं, ट्रंकेट करने। ठीक है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने उतनी ही कैटेगरीज बनानी थी जितनी आपको कही गई थी, यानी कि जिस तरह से आपको कहा गया था कि डिवाइड करें उस तरह से ही आपने डिवाइड करना था। लोगों ने ऊपर ये वाली इंडिकेशन भी नहीं दी,
सॉल्व करते हुए कि उन्होंने स्टेम और लीफ, ये आपको एक तरह से, जिस तरह यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट होता है हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, उसी तरह स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ये इंडिकेशन देना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों ने ऊपर ये लिख के भी नीचे गलत किया है। और आपसे सवालों में ये भी एक शॉर्ट कमेंट मांगा गया था, तो सवाल कभी पूरा पढ़ लिया करें। बोल्ड हाईलाइट हुआ था कि आप लोगों ने आगे सवाल में ये भी करना है, जो कि लोगों ने नहीं किया। तो लोगों ने कमेंट भी नीचे कोई नहीं किया कि हमने इससे ऑब्जर्व किया कि इसी तरह पहले पार्ट में कहा गया था मीन मीडियन को कंपेयर करें, वो भी किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक लाइन लिखनी थी कि मीन बड़ा है मीडियन से या मीन छोटा है। ज़ाहिर है वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं आपकी अपनी, और डेटा स्क्यूड किस तरफ हो सकता है। पार्ट सी में अगर आपने डेटा यहाँ पे पहले ही ऑर्डर कर लिया था तो आपके लिए बहुत आसानी थी। आपको ये तो मैंने आपके सोल्यूशन के लिए दोबारा बनाया है। आप लोग तो सिंपली ये कर सकते थे कि एक दफ़ा लिख लिया है, उसी के नीचे एक और टेबल बनाए, चाहे हॉरिजॉन्टल रो बना लें। ज़ाहिर है वो सिर्फ आपके सोल्यूशन के लिए आसानी होती है। और आप वहाँ पे डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालें, उसको साथ स्क्वायर करें और फार्मूला के अंदर पुट करें, और नीचे ज़ाहिर है कॉलम में आप टोटल कर लें, जिस तरह से क्लास में भी आपको मैंने करके दिखाया था। तो ये एक तरह से ज़रा क्लीन तरीका होता है, आपके लिए आसानी होती है कैलकुलेट करते हुए। कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने डायरेक्टली किया है, वो भी कोई मसला नहीं है। और अक्सर लोग तो इस पार्ट पे पहुंचे ही नहीं है, या उन्होंने कोई और ही फार्मूला इस्तेमाल किया है। इस फार्मूला में देखें कि न्यूमरेटर के अंदर कहा गया है कि ये समेशन का साइन होता है। पूरी प्रॉब्लम एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्लास में सॉल्व करके दिखाई थी कि आपने इस टर्म का हर इंडिविजुअल डेटा यूनिट क्वांटिटी के लिए सम करना है। तो लोगों ने ये किया कि सिर्फ यहाँ पे x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेके वैल्यू निकाल लिए। तो आपने सिर्फ एक वैल्यू का डेविएशन नहीं देखनी, आपने हर वैल्यू की डेविएशन को निकाल के सम करना है। जिस तरह यहाँ पे हर वैल्यू के अगेंस्ट स्क्वायर डेविएशन निकाली है और आखिर में इसका सम निकाला। ये आप लोगों के पास सोल्यूशन एक हफ्ते से देख ही लिया होगा। और इसी तरह जब आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो साथ इनके यूनिट्स लिखना जरूरी है। सही हो गया? जी क्लास यस सर। समझ आ गई है करना क्या था? यस ठीक है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको मीन और मीडियन निकालते कोई 10-10 मिनट की ज़रूरत थी। आप लोगों को मिड और फाइनल में भी कोई इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस अगर आप लोग खुद करेंगे तो बेहतर होगा। ज़ाहिर है आपने अगर प्रैक्टिस की होती तो आपको अंदाज़ा होता कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेके आगे चलते हैं। अगर पहली दफ़ा क्विज में ही सॉल्व कर रहे थे, जो कि अक्सर लोग कर रहे थे और पता चल रहा था, तो यही होगा कि आपको पता ही नहीं होगा अगला स्टेप क्या है, डेटा को किस तरह से हम अरेंज करें ताकि हमारी हैंडलिंग के लिए आसानी हो। चीज़ें क्वांटिटीज सम करने में, उनको एक नंबर से डिवाइड करने में कोई बहुत देर नहीं लगती। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होते हैं, आप लोग हाथ से नहीं कर रहे। 1 मिनट लगता है मीन निकालने में, 2 मिनट लगते हैं मीडियन के लिए डेटा ऑर्डर करके लिखने में। स्टेम एंड लीफ डायग्राम डेटा से आपने देख के बनानी है, उसमें 2 मिनट लग जाएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए चले आपको, ज़ाहिर है ज़्यादा नंबर का भी पार्ट इसलिए था कि टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे। और माशाल्लाह से लोगों ने आधा आधा घंटा लेट सबमिट करवाई है, जिसके अभी नंबर काटे ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि टाइम की कोई कमी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी, जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, यही मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये सारे आते थे इन द कैटेगरी ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी, जो कि आपकी बुक का टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 था। रेफरेंस नहीं, टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 था और रेफरेंस बुक का चैप्टर 1 एंड 2 था। सही। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ हम आएंगे, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था टॉपिक। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, रेफरेंस बुक का चैप्टर 3 है। और इसमें हमने अभी प्रोबेबिलिटी को फॉर्मली डिफाइन नहीं किया था। हम लोगों ने बात की थी कि अभी जनरली आपके पास एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहले तो ये कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो हमने कहा था कि किसी भी ऐसे फिनोमिना में जहाँ पे रैंडमनेस हो, वेरिएबिलिटी हो, उसकी प्रिडिक्शन के लिए, उसके आउटकम की प्रिडिक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे, इसलिए मैं इन टॉपिक्स को ज़रा जल्दी से बस एक तरह से रिव्यू दे रहा हूँ। और हमने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी को फॉर्मली डिफाइन करने से पहले कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमेना जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिसके अंदर अनसर्टिनिटी या रैंडमनेस का एलिमेंट मौजूद हो,
उसको आप कहते हैं कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी जिसमें हम ऑब्जर्व करें एक अनसर्टेन आउटकम को, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो हमारा सैम्पल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सैम्पल स्पेस के अंदर वो सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट के, उस अनसर्टेन फिनोमेना के हो सकते हैं। मसलन अगर आप लोगों की 50 की क्लास है, उसमें से मैं 3 लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा कि आप ऑब्जर्व करें, नोट करें कि 50 में से कौन से 3 बंदे सिलेक्ट हुए। सैम्पल स्पेस के अंदर जाहिर है वो सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे 3 लोगों के, जिसमें 3 में जाहिर है हर कोई हो सकता है इस क्लास में से, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इवेंट ये होगा कि आप किस पर्टिकुलर आउटकम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो इवेंट जो होता है वो सारी सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होता है, एक पर्टिकुलर आउटकम होता है सैम्पल स्पेस में से, और इसकी जो डेफिनेशन होती है जाहिर है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होती है, और उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि क्या ये इवेंट सिंपल था या कंपाउंड इवेंट था। सही। तो सिंपल इवेंट जो होता है उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक आउटकम होता है, यानी कि सैम्पल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स थे आपके जो भी एक्सपेरिमेंट था उसके, और जो आपका इवेंट होता है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर आउटकम जो होगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो इंक्लूडेड होगा। तो सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक आउटकम पॉसिबली उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं इस इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ कि मसलन मैं अमाद, काशिफ, एहतशाम को सेलेक्ट करूँगा, तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया कि अब ये जो हैं 3 बंदे इसी ऑर्डर में मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये सारे सैम्पल स्पेस में से एक इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट ये हो सकता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा आउटकम उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। मसलन मैं कहूँ कि आप लोगों के रोल नंबर्स के हिसाब से कि 00 से लेके या 01 से लेके 012 तक मैं किन लोगों को कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करता हूँ। अब ज़ाहिर है इसके अंदर आपके पास 12 लोग हैं और सिलेक्ट मैंने 3 करने हैं, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, मुख्तलिफ आउटकम्स ऐसे हैं जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ये एक कंपाउंड इवेंट होगा। ठीक है, समझ आ रही है? वैसे ही पिछली दफ़ा बातें हो चुकी थी, अगर कुछ नहीं क्लियर है तो पूछ लें अभी। जी शहरयार, समझ आ रही है क्या हो रहा है? जी सर। सीआर साहब, जुहेर साहब, आपको मैंने कहा था कि आपकी ड्यूटी है कि जब भी कोई सवाल पूछूं अगर बाकी जवाब नहीं देते तो आपने उनके बिहाफ पे जवाब देना है। आप कहाँ गायब हैं? तो यहीं पे हूँ। समझ आ रही है या कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ क्लियर नहीं है, तेज चल रहा हूँ? नहीं सर, आ रही है तभी नहीं बोला। तो आप जवाब दिया करें। ओके सर। इस तरह ये क्लास में खामोश बैठे रहते हैं, फिर ना कोई नोट कर रहा होता है ना कोई सुन रहा होता है। जिसको कुछ ना समझ आए वो मुझे उसी वक्त रोक के पूछ सकता है। अच्छा जी, इसी की हमने एक एग्जांपल देखी थी गाड़ियों की जंक्शन वाली रोड पे, कि अगर वो रोड पे आपके पास एक टी जंक्शन है तो वो 2 तरफ टर्न कर सकती हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली आपके पास इस तरह का एक रोड में जंक्शन है, टी जंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास एक साइड से लेट्स सपोज इस स्ट्रेट से कार 1, कार 2 और कार 3 जो हैं इस स्ट्रेट को अप्रोच कर रही हैं, और अब वो यहाँ से राइट या लेफ्ट मुड़ सकती हैं। इसके अंदर ज़ाहिर है अगर आप यहाँ पे बाय स्टैंडिंग ऑब्जर्वर हैं, एक आपको नहीं पता कि ये गाड़ी जो है ये अगली वाली कहाँ पे टर्न करेगी। ज़ाहिर है ड्राइवर को तो अंदाज़ा होगा वेयर इज़ गोइंग, एज अ बाय स्टैंडिंग ऑब्जर्वर यू डोंट नो वेयर द नेक्स्ट कार विल टर्न। तो अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें कि ये 3 गाड़ियाँ हैं, इन ऑर्डर इनका टर्निंग डायरेक्शन क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी का पैरामीटर मौजूद है। अनसर्टेनिटी ज़ाहिर है ये है कि हर अगली गाड़ी जो है वो लेफ़्ट मुड़ेगी या राइट मुड़ेगी। एक्सपेरिमेंट आपका वो पूरा एक्टिविटी है जो आप ऑब्जर्व करें तीनों कार्स को, और फिर सैम्पल स्पेस जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो सारे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप बेसिकली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब अभी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट विल कम टू पास, तभी आपके पास ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मौजूद है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर हर इंडिविजुअल जो आउटकम लिखा हुआ है
ये अब जाहिर है कि एक सिंगल सिंपल इवेंट है, ठीक है। हर आउटकम अपनी अपनी जगह एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है। और अगर ये सैम्पल स्पेस है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि इन 8 पॉसिबिलिटीज़, इन 8 आउटकम्स के अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। मसलन यहाँ पे कोई ऐसा आउटकम नहीं हो सकता जिसमें गाड़ी स्ट्रेट जाए, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे आपके पास रोड स्ट्रेट कंटिन्यू नहीं कर रही। कोई ऐसा आउटकम नहीं है फॉर एग्जांपल कि एक राइट गई, एक स्ट्रेट गई, दूसरी लेफ्ट गई। तो सैम्पल स्पेस के अंदर सारे वो पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो कि आपको पता है कि सिर्फ यही आउटकम्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस के या एक्टिविटी के हो सकते हैं। और वही बात कि यहाँ पे फिर हर इंडिविजुअल जो आपका सैम्पल स्पेस का एक तरह से वो होता है, कंपोनेंट होता है, वो फिर एक सिंपल इवेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर मैं कोई ऐसा इवेंट डिफाइन करूँ कि लेट E1 बी द इवेंट दैट ऑल 3 कार्स टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, तो जाहिर है उसके अंदर फिर सिर्फ ये वाली जो आउटकम है, ये सिर्फ एक ये आउटकम जो है इस इवेंट को सेटिस्फाई करता है। तो जब इस इवेंट के सैम्पल स्पेस इस इवेंट के सेट के अंदर सिर्फ एक आउटकम लाया करता है, तो ये जाहिर है सैम्पल स्पेस के 8 पॉसिबल आउटकम्स में से एक उसको एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे इवेंट को आप सिंपल इवेंट कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड सिंपल इवेंट है वो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली कहें कि द फर्स्ट 2 कार्स टर्न लेफ्ट एंड द थर्ड कार टर्न्स राइट, तो उसमें भी सिर्फ एक आउटकम ऐसा होगा जो कि उस इवेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद आप कोई ऐसे कंपाउंड इवेंट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा इस तरह के आउटकम्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहें कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि 3 में से सिर्फ एक गाड़ी राइट मुड़े, अभी आपने ये नहीं कहा कि 3 में से कौन सी वाली करे, तो जाहिर है कि फिर वो तीसरी भी हो सकती है, वो दूसरी भी हो सकती है और पहली भी हो सकती है। तो अब ये 3 आउटकम्स ऐसे हैं सैम्पल स्पेस में से। अब ये देखें कि ये तीनों आउटकम्स जो हैं सैम्पल स्पेस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर करती है। अब उन 8 में से 3 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिफाइंड इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब ये जो इवेंट ए आपने डिफाइन किया, ये कंपाउंड इवेंट होगा। इसी तरह अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि तीनों गाड़ियां जो हैं वो एक डायरेक्शन में मुड़ें, अब आपने ये नहीं कहा कि वो लेफ्ट मुड़ रही हैं या राइट मुड़ रही हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में मुड़ें, तो अब आपके पास दोबारा से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तीनों लेफ्ट मुड़ें या तीनों राइट टर्न करें। अगेन आपके पास इस इवेंट के सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, एक से ज़्यादा आउटकम ऐसा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इवेंट को, तो ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। सही। इसकी दूसरे जो बी पार्ट है उसकी समझ नहीं आई। मतलब कंपाउंड इवेंट में आपने कहा है ना कि एक गाड़ी राइट हो या लेफ़्ट हो, एक गाड़ी कोई। जो बी पार्ट है उसके अंदर जो अब ये सारे लेफ़्ट मोड़ रहे हैं या सारी राइट मोड़ रहे हैं, ये दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसकी समझ नहीं आई। जी सर। कंपाउंड इवेंट जो होता है, इसका असल में जो कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा आउटकम उसको सेटिस्फाई करो, ठीक है, यानी कि एन इवेंट दैट इज सेटिस्फाइड, खुल गया, बाय मोर देन वन आउटकम इज अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो जिसके अंदर सिर्फ एक आउटकम ऐसा होगा जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो सिंपल इवेंट होगा, और कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम से सेटिस्फाई हो जाए वो कंपाउंड इवेंट होगा। अब जो इवेंट बी है वो हमने ये डिफाइन किया है कि ऑल 3 व्हीकल्स टर्न इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं कहता कि द इवेंट दैट ऑल 3 व्हीकल्स टर्न राइट, तब तो आपके पास एक आउटकम था सिर्फ जो कि इस इवेंट को सेटिस्फाई करता, जो कि ये वाला होता। लेकिन जब मैंने कहा कि ऑल 3 व्हीकल्स टर्न इन द सेम डायरेक्शन, तो वो फिर आपके पास एक इवेंट तो ये है कि तीनों राइट टर्न करें, ठीक है, तो वो भी जाहिर है ऑल 3 व्हीकल्स आर टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। या अगर तीनों लेफ्ट मुड़ें तब भी आपका ये इवेंट सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि ये जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया है, जो आपका इवेंट है, ये अब दोनों आउटकम से सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों आउटकम्स इस क्राइटेरिया को मीट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सैम्पल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स थे, उनमें से एक से ज़्यादा इस इवेंट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं। तो आपकी इस इवेंट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 पॉसिबल आउटकम्स ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। एक ये कि तीनों गाड़ियां लेफ्ट मुड़ रही हैं, तब भी वो जाहिर है ऑल 3 व्हीकल्स आर टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन, और अगर तीनों राइट मुड़ती हैं तब भी जाहिर है वो तीनों एक ही डायरेक्शन में मुड़ी।
तो ये इवेंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है एक से ज़्यादा आउटकम से, इसलिए हम इसको कंपाउंड इवेंट कह रहे हैं। और सर जो ए है, पार्ट ए इसका, जी, उसमें उसको कंपाउंड कैसे कहेंगे? उसमें हम इसलिए कंपाउंड कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ द व्हीकल्स टर्न्स राइट, यानी कि 1 आउट ऑफ 3 व्हीकल्स टर्न्स राइट। अब इसके अंदर भी आपके, अगर आप सैंपल स्पेस को देखें तो आपके पास ये सारी जो पॉसिबल आउटकम्स की कॉम्बिनेशंस थी वो लिखी हुई हैं। कि अब ये देखें कि एक जो इवेंट है, एक आउटकम जो है, उसका असल में ऑर्डर क्या है कि ये पहली गाड़ी कहाँ मुड़ी, सेकंड कार कहाँ मुड़ी, थर्ड कार कहाँ मुड़ी। इसी तरह जो सेकंड इवेंट है इसमें भी यही 1 2 3 का ऑर्डर लिखा हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि तीसरी गाड़ी लेफ्ट मुड़ी थी पहले, अब वो राइट मुड़ रही है। अब अगर आप इस वाले इवेंट को इस वाले इवेंट से सपोज कंपेयर करें तो इसमें अब फ़र्क ये है कि इसमें इस इवेंट के अंदर तीसरी गाड़ी राइट मुड़ रही थी और दूसरी दोनों लेफ्ट जा रही थी। इस इवेंट के अंदर पहली गाड़ी राइट जा रही है और दूसरी दोनों लेफ्ट जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन चीज ये है कि 3 में से एक गाड़ी ही राइट मुड़ी और दूसरी दोनों लेफ्ट गई। जो भी 2 थी वो लेफ्ट गई और एक उन 3 में से राइट गई। तो सर इसीलिए हमने इसको कंपाउंड में डाला है। जी, इसलिए कि अब आपके पास 3 इवेंट्स ऐसे हैं, या आप देखें कि इसका जो सेट लिखा है इसके अंदर अब 3 एलिमेंट्स हैं। 3 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि इस इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं कि पहली 2 गाड़ियां लेफ्ट जाएं और तीसरी गाड़ी राइट जाए, या फिर दूसरी गाड़ी सिर्फ राइट जाए और दूसरी दोनों जो हैं वो लेफ्ट जाएं। इसी तरह अगर पहली गाड़ी राइट जाती है और दूसरी दोनों लेफ्ट जाती हैं तो भी आपकी ये जो कंडीशन आप पढ़ें, एग्जैक्टली वन ऑफ द व्हीकल्स टर्न्स राइट, ये सेटिस्फाई होती है। अगर मैं ये इवेंट इस तरह से डिफाइन करता कि द इवेंट दैट द सेकंड कार टर्न्स राइट एंड द अदर टू गो लेफ्ट, तब आपके पास जाहिर है कि आउटकम जो होता वो सिर्फ ये वाला उसको सेटिस्फाई करता कि सेकंड कार राइट जाए और दूसरी दोनों लेफ्ट जाए। तब आपके पास सिर्फ एक आउटकम सेटिस्फाई कर रहा होता, तो वो एक सिंपल इवेंट होता। सही? या अगर मैं ये सर इवेंट इसमें तो 2 लेफ्ट जा रही है ना, 1 और 3, जी, तो ये कंपाउंड में नहीं आएगा फिर? मतलब एक से ज़्यादा आपने कहा था सेटिस्फाई अगर हो रही हो, मतलब नहीं, लेकिन देखें कि एक आउटकम क्या है। आउटकम जो है एक, वो ये पूरा एक एलिमेंट है जो कि 3 गाड़ियों से बना हुआ है। क्योंकि आप ऑब्जर्व ये करें कि तीनों गाड़ियां कहाँ गई। आपका एक्सपेरिमेंट ये है कि वो 3 गाड़ियां कहाँ मुड़ी। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन क्या था। तो अगर आप एक इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम देखें तो वो कोई एक इस तरह का सेट होगा, जिसके यानी कि एक एलिमेंट होगा इस सेट का, जिसके अंदर 3 गाड़ियों की टर्निंग डायरेक्शंस होंगी। तो ये कंपाउंड नहीं है, ये अभी ये एक एलिमेंट है। जिस तरह यहाँ पे तीनों गाड़ियों का लेफ्ट मुड़ना, यहाँ पे जैसे था तीनों गाड़ियों का लेफ्ट मुड़ना या तीनों गाड़ियों का राइट मुड़ना, ये सिर्फ एक एलिमेंट है। इस सेट ऑफ आउटकम्स में से एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं इन कॉमास से। आउटकम जो है आपके पास वो जाहिर है, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें कि तीनों गाड़ियां कहाँ मुड़ी, तो अब आपने तीनों की जो टर्निंग डायरेक्शंस हैं उनका कॉम्बिनेशन नोट करना। ज़ाहिर है अल्टीमेटली असल में तो एक गाड़ी एक ही तरफ जाएगी। आपके पास इन 8 में से असल में कोई एक आउटकम आएगा, यानी कि सपोज ये वाला आ जाएगा कि अब 3 गाड़ियां गुजरी, उनमें से एक एक गाड़ी ज़ाहिर है किसी एक तरफ ही जाएगी। सही? तो सर यानी ये है कि जो आपने एग्जांपल अभी लिखी हुई है, बेसिकली इसमें सिंपल इवेंट्स कंसीडर होंगे सबसे पहले सारे, उसके बाद अगर हमने आगे उसको और रिड्यूस करना है तो हम फिर ये कंपाउंड इवेंट्स में आ जाते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं और एलिमेंट्स। हाँ, मतलब सिंपल इवेंट जो है वो तो सबसे बेसिक ये है कि सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट सिर्फ उसके अंदर जाए, वो सिंपल इवेंट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक। इसीलिए मैंने लिखा है कि जैसे सैम्पल स्पेस में आपके पास ये 8 इस तरह के कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। तो अब ये 8 सिंपल इवेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। सिंपली ये जो एक एक को मैं अलहदा अलहदा एक सेट में लिखूंगा, उस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो सिंपल इवेंट होगा। कंपाउंड इवेंट्स जो होते हैं वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन होती है, इस वजह से उनके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट आता है। मसलन आपका जो कंपाउंड इवेंट यहाँ पे है कि अब 3 में से कोई एक गाड़ी राइट मुड़ जाए, हम खुश हो जाएंगे, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है।
अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3 में से पहली गाड़ी राइट मुड़े, दूसरी दोनों लेफ्ट मुड़े, तो वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, वो सिंपल इवेंट की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने क्राइटेरिया को नैरो करते जाएंगे तो आप फिर सिंपल इवेंट की तरफ जाते जाएंगे। जब आपका एग्जैक्टली एक आउटकम उस सेट में लाई करेगा तो वो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक ऐसा इवेंट डिफाइन करूं कि सपोज इवेंट सी मैं लिखता हूं यहां पे, इज द इवेंट दैट ओनली द सेकेंड कार टर्न्स लेफ्ट, नहीं एक मिनट, द इवेंट दैट द सेकेंड कार टर्न्स लेफ्ट। अब ये आप बताएं कि ये सिंपल इवेंट है या ये कंपाउंड इवेंट है? कंपाउंड है सर। कंपाउंड है ये। क्यों कंपाउंड है? सर क्योंकि मोर देन वन इवेंट सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को। और एलिमेंट ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मुझे इसकी सेट लिखवाए कि इसके अंदर अब कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। LLR नो लेफ्ट। इस तरह RLL और आगे 3 आएंगे, LLL LLR और RLL। सर सेकंड कार का लिखना है सिर्फ। ठीक है, इसी तरह ये RLR जो है ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सही है। तो जाहिर है कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और लफ्ज डाल दूं, इवेंट दैट ओनली द सेकंड कार टर्न्स लेफ्ट, फिर क्या होगा? सर फिर सिर्फ आर एल और सर फिर जो RL सिंगल हो जाएगा क्योंकि RLR ही आ जाएगा खाली। बिल्कुल, तो फिर ये आपके पास सिंपल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन अभी भी है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हमने बात की थी कि सैम्पल स्पेस, जिसकी हमने यहाँ सिंपली पीछे डेफिनेशन दी थी कि जिसके अंदर आपके पास सारे एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स आ जाएं, उसको फिर आप डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस में और कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस में। फ़र्क इनमें ये था कि डिस्क्रीट जो होता है उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर या फिर एक काउंटेबल इन्फिनिटी ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी कि जिस तरह हमने अपने शुरू में पहली क्लास में बात की थी डेटा की डिविजन्स के बारे में, कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गैप के बाद या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके पास एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ आ रही हो तो हम उनको डिस्क्रीट कहते हैं। इसी तरह सैम्पल स्पेस के अंदर अगर आपके पास सपोज 1 2 3 मतलब कोई पर्टिकुलर इंटीजर ऑफ वैल्यूज़ हैं फाइनाइटली मैनी, जिस तरह यहाँ पे 8 वैल्यूज़ थी, तो ये एक डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस होगी। ठीक है, जबकि कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस जो होगी उसके अंदर एक पूरी रेंज आ रही होगी। सपोज अगर मैं कहूँ कि जो हाइट्स की अगर मैं बात करूँ कि मैं लोगों की हाइट्स मेजर कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस के अंदर सपोज जैसे आ जाएगा, अगर मैं फ्रॉम एक पूरी रेंज ऑफ एजेस पे मेजर कर रहा हूँ जिसमें लोगों की कम हाइट भी हो, छोटी हाइट भी हो। सपोज मैं कहूँ कि उसमें 3 फुट से लेके लोगों की हाइट जो है वो 7 फीट तक हो सकती है। तो ये अब इस सैम्पल स्पेस के अंदर जाहिर है कंटिन्यूअस वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, क्योंकि लोगों की हाइट जो है जाहिर है वो कोई स्टेप में नहीं बढ़ती कि अच्छा आज वो लेवल अप हो गया, आज उसकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, बस इतनी गैप हो सकता है। जाहिर है लोगों की हाइट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करती हैं। इसके अंदर सारा उस रेंज के दरमियान 3 फीट से लेके 7 फीट के दरमियान पूरी कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो इंक्लूडेड होगी। सही। अगर मैं लोगों की एजेस की बात करूं और मैं कहूं मैं सिर्फ ईयर्स के अंदर मेजर कर रहा हूं, तो फिर लेट सपोज के अगर मैं 20 to 80 ईयर्स में इंटरेस्टेड भी हूं तो ये एक काउंटेबल इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि जाहिर है कि अगर मैं सिर्फ ईयर वाइज देख रहा हूं तो वो इस तरह से एक एक स्टेप से जाके इसी तरह 79 80, तो मेरे पास अब ये वाले एलिमेंट्स उसके अंदर लाई करते हैं। तो ये एक डिस्क्रीट की एग्जाम्पल है, और जहाँ पे एक कंटिन्यूस रेंज हो वो आपकी कंटिन्यूस सैम्पल स्पेस कहलाएगी। सर 3 से 7 भी तो फिर डिस्क्रीट नहीं है। 3 से 7 तो लिमिट है ना, और इसके दरमियान अब लोगों की हाइट जो है वो 3.1 भी हो सकती है, 3.01 भी हो सकती है, 3.001 भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है आपकी हाइट जो है आप अचानक से वो स्टेप में तो नहीं बढ़ जाते ना कि आज। यस सर। सही है ना। तो जब किसी की आप मेजर करेंगे तो हो सकता है वो कहीं बीच में लाए कर, तो अगर आप कहें कि मैं 3 से 3.001 के दरमियान किसी की हाइट लाई कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जाते हुए भी तो बीच की सारी वैल्यूज में से होता हुआ जाएगा, चाहे वो एक दिन उस वैल्यू पे हो। सही है। तो जिस तरह नहीं
सीवीटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन की, कि अगर आप फंक्शन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स लें और वो सेम हो, ठीक है ना, दोनों साइड से आप अप्रोच करें किसी फंक्शन को, क्या होता है वहां पे? फंक्शन है x है, अगर आप सपोज इस तरह का फंक्शन है, अब इसको आप कंटिन्यूअस इसलिए कहेंगे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करें और राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, दोनों की लिमिट वैल्यूज जो हैं वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। अब जो आपका डिस्क्रीट फंक्शन होता है उसमें आपके पास इस तरह की कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनती, बल्कि कोई पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे यूं करके आपके पास पॉइंट होगा। अब यहाँ से आप जब अप्रोच करेंगे तो इसकी लिमिट डिफरेंट होगी, यहाँ से लिमिट डिफरेंट होगी, सही। तो ये फर्क असल में फॉर्मली मैथ्स में फर्क ये होता है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में, ये आप लोगों ने सीवीटी के कोर्स में पढ़ा होगा या किसी और मैथ्स का कोर्स जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। आई थिंक ये सीवीटी में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्क ये होगा कि हर x वैल्यू पे अगर आपका फंक्शन इस तरह से प्लॉट हो रहा है कंटिन्यूअस, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ज़ाहिर कहलाएगा, वो लिमिट्स वाली बात उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। जबकि अगर आप डिस्क्रीट क्वांटिटीज को देखेंगे तो बीच में कोई गैप्स होंगे जिसके ऊपर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, सही। जी सर। यस सर। अच्छा, अब एम्प्टी सेट भी जाहिर है, नल सेट या आप लोगों ने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा होगा कि आपके पास जब आप सेट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एक नल सेट या एम्प्टी सेट की भी बात की जाती है। तो ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते। तो अगर मैं कोई ऐसा इवेंट डिफाइन करूं, सपोज कोई भी इवेंट डिफाइन करूं और उसके नतीजे में मेरे पास ये नल सेट आए, इसका मतलब ये है कि मेरे एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा पॉसिबल आउटकम नहीं है जो कि इस इवेंट को सेटिस्फाई करे। मसलन पिछली एग्जांपल पे वापस जाऊं और मैं कोई ऐसा इवेंट डिफाइन करूं, सपोज इवेंट डी के वन ऑफ द कार्स, क्या लिख रहा हूं कि वन ऑफ द कार्स कंटिन्यूज स्ट्रेट, तो अब जाहिर है कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम है उसके अंदर स्ट्रेट जाने की किसी गाड़ी को गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा सैम्पल स्पेस के अंदर भी कोई ऐसा इवेंट लाई नहीं करता जो कि जिसमें कि कोई भी गाड़ी स्ट्रेट जा रही हो। अगर मैं ऐसा इवेंट डिफाइन करूंगा तो इसके नतीजे में मेरे पास एक नल सेट आएगा, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट कोई आउटकम लाई नहीं कर रहा होगा। तो ये मेरे पास एक नल सेट की एग्जांपल होगी। यानी अगर ऐसा इवेंट मैं डिफाइन करूं जिसकी कोई भी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ना करे, तो उस इवेंट का आउटकम मेरे पास नल सेट आएगा, ठीक है। मतलब सर जो हमने दो पढ़े सिंपल और कंपाउंड, ये दोनों पे सेटिस्फाई ना हो तो? जी बिल्कुल, तो जो नल सेट होगा ज़ाहिर है सिंपल इवेंट में एक आउटकम होगा और कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा होगा। तो नल सेट ऐसा केस है जो कि ज़ाहिर है कि एम्प्टी होगा, तो ना वो सिंपल इवेंट है ना वो कंपाउंड इवेंट है, इट्स जस्ट एम्प्टी, इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज इम्पॉसिबल विद इन द बाउंड्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ओके सर। हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस बात पे आ जाएं कि अब ज़ाहिर है कि सेट्स के थोड़े से एडवांस तो नहीं, लेकिन बहरहाल स्टेप फॉरवर्ड कि इनकी हैंडलिंग में आपके पास जिन लोगों ने सेट्स पहले पढ़े हुए हैं तो उनको ये इससे वाकिफ होंगे कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। सपोज मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है जिस तरह ऊपर थी, सपोज मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है कि मैं डाइस रोल कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपेरिमेंट अब ये है कि आई एम रोलिंग अ 6 साइडेड डाइस, ठीक है, जैसे लूडो का डाइस होता। तो उसके अंदर जाहिर है कि हर साइड के ऊपर कोई एक स्कोर लिखा होता और जो कि 1 से 6 तक वेरी करता है। तो मेरे पास आउटकम जो सैम्पल स्पेस होगी उस इवेंट की, उस एक्सपेरिमेंट की, उसमें जाहिर है वो सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो कि मेरे पास आ सकते हैं उस डाइस को रोल करने से। तो मेरे पास जो स्कोर्स आ सकते हैं एक नॉर्मल लूडो के डाइस को रोल करने से, जाहिर है वो 1 से 6 के दरमियान ही लाई करते हैं। तो ये मेरी सैम्पल स्पेस हो जाएगी, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद मैं एक इवेंट ए डिफाइन करता हूं, विच इज द इवेंट दैट आई गेट स्कोर हायर देन 4, इवेंट दैट द स्कोर इज हायर देन 4, ठीक है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब ए का जो मेरे पास सेट बनेगा वो क्या होगा? सिंपल इवेंट है या कंपाउंड इवेंट है? कंपाउंड है सर। और इसके क्या आउटकम्स होंगे? 5 6। 5 6। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड इवेंट आ गया।
कि ये मेरा इवेंट तो डिफाइन हो गया। अब इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा ए के ऊपर एक प्राइम का सिंबल डाल के, तो वो कॉम्प्लीमेंट उस इवेंट का वो कहलाएगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हों जो कि ए में नहीं है। इस एग्जाम्पल के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारे आउटकम्स सैम्पल स्पेस के इंक्लूड करेगा जो ए में पहले से मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर इसका मतलब ये हुआ सैम्पल स्पेस में 5 6 ज़ाहिर है ए के अंदर हैं, बाकी सारे नहीं हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर वो सारे आउटकम्स आ जाएंगे जो ए में नहीं है, यानी कि मेरा स्कोर 1 से लेके 4 तक आए। ठीक हो गया। इसके Yes, बाद sir. मैं एक सेकंड इवेंट डिफाइन करता हूँ, इवेंट बी, के आई गेट द स्कोर इज 2। तो ये जाहिर है कि एक सिंपल इवेंट होगा, इसके अंदर एक ही आउटकम होगा 2 का। सही है। अब किसी इवेंट का, दो इवेंट्स का यूनियन जब आप लेते हैं तो आप एक ऐसा नया इवेंट डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर ए के आउटकम्स भी इंक्लूडेड हैं, बी के आउटकम्स भी इंक्लूडेड हैं, और अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉमन आउटकम्स हैं तो वो भी शामिल हैं। सपोज अगर मैं एक और तीसरा इवेंट डिफाइन करूं कि द स्कोर इज 5, ये एक और सिंपल इवेंट है। ठीक है। अब अगर मैं ए यूनियन बी देखूं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनियन के सिंबल से बीच में, सपोज मैं कहूं कि ये एक नया इवेंट मैं डिफाइन कर रहा हूं डी, तो डी विल बी द इवेंट कि द स्कोर इज हायर देन 4 और 2। ठीक है। इसके अंदर अब बी के भी इवेंट्स शामिल होंगे जो बी के आउटकम्स हैं जो कि 2 है, और ए के अंदर शामिल होने वाले आउटकम्स भी लिखे जाएंगे। तो डी के अंदर अब मेरे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 आउटकम्स होंगे जो कि इवेंट डी को, जो कि यूनियन है ए और बी का, उसे सेटिस्फाई करें। तो इसके अंदर वो वाला इवेंट भी आ गया कि स्कोर 2 हो, और वो इवेंट भी आ गया कि स्कोर 4 से ज़्यादा हो, यानी 5 और 6 हो। तो अगर आप दो सिंपल इवेंट्स का भी यूनियन लेंगे तो वो कंपाउंड इवेंट बन जाएगा अगर वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो आपस में सेम ना हो। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और यूनियन डिफाइन करूं इवेंट ई, जो कि हो डी यूनियन सी। ठीक है। तो अब ये इवेंट ई की डेफिनेशन बेसिकली ये हो जाएगी कि द इवेंट विद स्कोर इज 2 और हायर देन 4। ठीक है। अब उसके अंदर ये सी का जो एलिमेंट है वो लाई करता है, इसलिए मैं अलहदा से ये नहीं कहूंगा और द स्कोर इज 5, तो हायर देन 4 में 5 इंक्लूडेड है। तो जो इवेंट ई होगा वो डी के बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अब जो इवेंट सी का आउटकम है वो डी में पहले से मौजूद है, तो उसको आप रिपीट करके ज़ाहिर नहीं लिखेंगे, इट सर्व्स नो पर्पस। इस इवेंट का मतलब ये है, आपने डी का सी से यूनियन ले भी लिया तो सी का जो इवेंट था वो पहले से इस इवेंट के अंदर लाई करता था। तो अब आपके पास वो इवेंट जो है चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब इंटरसेक्शन दो इवेंट्स का ये होता है कि उसमें आप देखें कि कॉमन इवेंट्स क्या थे आपके। ठीक है। कोई दो अलहदा अलहदा आपने इवेंट्स डिफाइन किए और उनके अंदर कॉमन आउटकम्स या कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे। तो अगर मैं यहाँ पे ए और हाँ चलो ए और सी का इंटरसेक्शन दूँ। ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या होगा, ए और सी में कॉमन आउटकम्स क्या हैं। क्लास 5 ही है 5. 5 ही है। तो ये आपके पास एक सिंपल इवेंट बन गया, और ये दो इवेंट्स का, दो अलहदा इवेंट्स का इंटरसेक्शन था। इसी तरह अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँ डी के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, सर इसमें 2 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आएगा सर। ए में तो सिर्फ 5 और 6 है और बी में सिर्फ 2 है। तो डी में डी में तो जी उसमें 5 और 6 आ जाएगा सर। 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि अब ये दो इवेंट्स, दो आउटकम्स जो हैं वो ए इवेंट ए में और इवेंट डी में कॉमन है। ठीक है। तो जो कॉमन इवेंट्स होंगे किसी भी दो सेट्स के दरमियान, वो आपके पास इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर अपीयर होंगे। और अगर मैं, जैसे अभी हम कह रहे थे कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूं तब क्या आएगा, सर उसमें तो कोई भी नहीं आएगा, फिर खाली नहीं छोड़ देंगे।
एम्प्टी हो जाएगा फिर एम्प्टी सेट होगा। जी, तो ए और बी के दरमियान कोई कॉमन इवेंट्स, कोई कॉमन आउटकम्स नहीं है, तो ये हमारे पास एक नल सेट बन जाएगा जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास ऐसे दो इवेंट्स हों जिनके कोई कॉमन आउटकम्स ना हो, तो हम उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन ही ये होती है, कोई दो इवेंट्स को हम आपस में, ठीक है, कोई एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी नहीं कहलाएगा, दो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अगर हो तो कोई दो इवेंट्स को हो हम आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स तब कहेंगे जब उनके दरमियान कोई कॉमन आउटकम ना हो, यानी कि उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो नल सेट है। तो इस केस में अब आपके पास ए और बी जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट ए कम्स टू पास देन इवेंट बी कैन नेवर हैपन। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा स्कोर 4 से ज़्यादा आए तो मेरा स्कोर कभी 2 नहीं आ सकता, विच मेक्स सेंस, क्योंकि अगर मेरा स्कोर 4 से बड़ा आ रहा है तो इट कैन नॉट बी 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डाइस रोल करता हूँ तो इनमें से कोई एक इवेंट, जो मैंने इवेंट्स को डिफाइन किए हैं, तो डाइस रोल करने पे इनमें से कोई एक इवेंट ही सेटिस्फाई हो सकता है, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते। जिस तरह से मैंने ए और सपोज मैं डी का यूनियन लिया, उसमें हमारे पास या अगर मैं सपोज ए और सी का जैसे मैंने इंटरसेक्शन लिया, ठीक है, इनका एक कॉमन एलिमेंट आया था, इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। तो ये हो सकता है कि ए भी हो, ए मतलब मैं कहूँ कि मेरा इवेंट ए भी सेटिस्फाई हो गया किसी आउटकम पे और इवेंट सी भी सेटिस्फाई हुआ, जो कि हमने देखा कि फिर वो इवेंट ये था जो हमने उसके इंटरसेक्शन से निकाला कि मेरा स्कोर 5 आए। तो सी वो सिंपल इवेंट था जिसपे स्कोर 5 आए, और ए वो कंपाउंड इवेंट था जिसमें स्कोर 4 से ज़्यादा आए। तो ऐसा पॉसिबल है हमारे पास कि स्कोर 4 से ज़्यादा हो और स्कोर 5 हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इवेंट ए हो गया तो इवेंट सी नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी है कि इवेंट ए हो और ज़ाहिर स्कोर जो है वो 6 आ जाए तो सी नहीं हुआ, लेकिन इवेंट ए की डेफिनेशन ऐसे है कि उसमें वो 5 का आउटकम भी शामिल है, इसलिए इवेंट ए का हो जाने से ये लाजमी नहीं है कि हम कहें इवेंट सी नहीं हुआ। सर ये वाली बात दोबारा बताइएगा। जी, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास, इसको मैं क्लियर कर दूँ, ये एग्जांपल नोट की है। यस सर नोट करो। इवेंट ए मेरे पास था कि स्कोर इज ग्रेटर देन 4, जिसके हमने एलिमेंट्स देखे थे 5 और 6। इवेंट सी मेरे पास था कि स्कोर इक्वल्स 5, जिसके इवेंट ज़ाहिर है हमारे पास सिर्फ एक बचता है। और इवेंट बी मेरे पास था कि द स्कोर इक्वल्स 2, और ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये था कि बी के मेरे पास एलिमेंट भी एक ही था। तो जब मैंने ए को सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, यानी ए इंटरसेक्शन सी, देखा कि ए और सी में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन आउटकम्स हैं जो कि दोनों को सेटिस्फाई करें, तो वो 5 आया, यानी कि ये नल सेट नहीं था। तो अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन लेने पे मेरे पास नल सेट नहीं आता, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे अब इंटरसेक्शन के बाद आउटकम्स मौजूद हैं, ये जाहिर है दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मेरे पास, जैसे मैंने ए, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास नल सेट आया, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा आउटकम नहीं है जो कि एक वक्त में दोनों को सेटिस्फाई कर सके, दोनों इवेंट्स को, यानी कि कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसमें स्कोर 2 भी आए और स्कोर 4 से बड़ा भी कहलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको सोच के भी समझ आती है कि हाँ, स्कोर अगर 2 है तो वो 4 से बड़ा कैसे होगा। तो कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसपे ये दोनों इवेंट्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अब जैसे ए और सी इवेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन देखने से हमने देखा कि कोई एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा आउटकम पॉसिबल है जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी अगर मेरा स्कोर 5 आता है तो मेरा कंपाउंड इवेंट ए कि मेरा स्कोर 4 से बड़ा है वो भी चेक हो जाता है, और मेरा जो सिंपल इवेंट सी था कि स्कोर 5 हो वो भी चेक हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इवेंट ए और सी एक ही वक्त में सेटिस्फाई हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों लाजमी जो है सेटिस्फाई होंगे इकट्ठे,
क्योंकि ए तब भी वैलिड है जब स्कोर 6 हो, ठीक है। अगर स्कोर मेरे पास 6 आ जाता है तो मेरे पास ज़ाहिर इवेंट सी जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, तो उस केस में दोनों इकट्ठे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होने का मतलब ये है, ना होने का, कि ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो दोनों एक वक्त में सेटिस्फाइड हों। जबकि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, इसका मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो दोनों एक वक्त में सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है। ठीक है, ये बात अब बेहतर समझ आएगी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली जो आपके पास आउटर बॉक्स है ब्लू वाला, ये आपके पास सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। इसके अंदर बेसिकली वो सारे जो आपके एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पॉसिबल थे वो लाए करते हैं। ये सर्कल्स को अगर आप इग्नोर करें, इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर सर्कल्स बने हुए हैं ए और बी के, अब ये अलहदा अलहदा इवेंट्स को डिनोट करें। तो अब ये सैंपल, ज़ाहिर जो भी इवेंट है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है। सैंपल स्पेस में के अंदर जो मौजूद कुछ आउटकम्स थी, उनमें से कुछ सिलेक्टिव आउटकम्स एक पर्टिकुलर इवेंट को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो अब जो इन इवेंट्स की बाउंड्रीज हैं बेसिकली ये डिनोट ये कर रही हैं कि अब ये इनके अंदर लाई करने वाला जो रीजन है ये इस इवेंट को सेटिस्फाई करता है, और जो रीजन बाहर लाई करता है वो इस इवेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो ये वाला हिस्सा है जो कि सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद है लेकिन ए की बाउंड्री से बाहर है, ये अब बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हमने अब देखा कि जो किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सैंपल स्पेस माइनस दैट इवेंट, यानी कि उसके अंदर वो सारे आउटकम्स होते हैं जो कि उस इवेंट के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इसको अब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें जिसका आउटर बाउंड्री सैंपल स्पेस को डिनोट करता है और फिर हर इंडिविजुअल इवेंट जो है उसकी अपनी बाउंड्री उसके अंदर मौजूद होती है। अब हम अगर बात करें कि दो इवेंट्स का कॉमन हिस्सा क्या था, तो अगर वो इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तब जाहिर है उनके अंदर कोई कॉमन इवेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0 या नल सेट, एम्प्टी सेट। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि अब उनके दरमियान कोई कॉमन रीजन नहीं है। जैसे यहाँ पे ए और बी इवेंट्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं, तो जो इनका कॉमन रीजन है ये अब इनका इंटरसेक्शन कहलाता है। इस तरह हमने देखा पीछे कि दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन में कॉमन इवेंट्स सारे लाई करते हैं। तो अब ये यहाँ पे जो शेडेड रीजन है ये इनका इंटरसेक्शन हुआ। अगर वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके कोई कॉमन आउटकम्स नहीं है, इसलिए फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी वो कहीं पे भी ओवरलैप नहीं करेंगे। जब आप दो इवेंट्स का यूनियन लेते हैं तो आप उन दोनों इवेंट्स के अंदर मौजूद जो आउटकम्स हैं उनको बेसिकली सम अप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए यूनियन बी, अगर सपोज कोई नया इवेंट डी बन गया तो इस इवेंट डी के अंदर ए के भी एलिमेंट शामिल होने चाहिए और बी के भी शामिल होने चाहिए। तो बेसिकली उसमें जो ए में कवर हो रहा है हिस्सा वो भी आएगा और फिर जो बी के अंदर मौजूद इवेंट्स थे वो भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इवेंट डी जो होगा उसके अंदर फिर ये सारे जो शेडेड रीजन है ये लाई करेगा। कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको बता चुका हूं कि उसके अंदर सारे वो वाले इवेंट्स आते हैं जो कि उस इवेंट में पहले से लाई नहीं करते, तो उसके अंदर जाहिर है कि फिर बाहर का रीजन आ जाएगा जो सैंपल स्पेस के अंदर है लेकिन उस इवेंट के अंदर नहीं है, राइट। यस सर। और तीन इवेंट्स का इसी तरह आप मल्टीपल इवेंट्स बढ़ाते जाएं, तो अगर तीन इवेंट्स हैं तो उनका यूनियन जो है उसमें तीनों के इवेंट्स आ जाएंगे और उनके इंटरसेक्शन में अगर आप तीनों का इकट्ठे इंटरसेक्शन लें तो उसके अंदर फिर सिर्फ तीनों का कॉमन पॉइंट आएगा। अगर मैं कहूं कि मैं ए इंटरसेक्शन सी देख रहा हूं सिर्फ, तो उसके अंदर ए और सी का ये वाला जो कॉमन हिस्सा है ये शामिल होगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं इंटरेस्टेड हूं बी इंटरसेक्शन सी में, तो उसके अंदर ये वाला जो बी और सी का कॉमन रीजन है ये शामिल होगा। लेकिन जब आप तीनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें फिर आपने देखना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि तीनों सेट्स के अंदर लाई करे, और वो फिर आपके पास सिर्फ ये वाला बीच वाला हिस्सा बचता है, ठीक है। ये सबको समझ आई है? यस सर। जी सर आ गई।
अब इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर अब हम ये यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह के इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा और करेंगे। तो अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली वो ये है कि आप किसी पेट्रोल स्टेशन जाते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसकी कलर चेंज करूँ। कि आप किसी पेट्रोल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास 6 गैस पंप्स हैं। सपोज ये आप ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पंप है, दूसरा पंप है, तीसरा है, इसी तरह 4, 5 और 6। तो इस गैस स्टेशन के ऊपर 6 पंप्स हैं और आप अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं खड़े होके कि किसी भी गिवन टाइम के ऊपर इस पंप पे, इस पूरे स्टेशन पे कितने पंप्स एक वक्त में ऑपरेट हो रहे होते हैं। यानी कितनी किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप जाएं अगर तो यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जो हैं एक वक्त में भरवा रही हैं, एक तरह से आप ये समझें। तो अब ज़ाहिर है अनसर्टिनिटी ये है, आपको नहीं पता कि यहाँ पे सपोज पॉपुलेशन का डेंसिटी कितनी है, ये यहाँ पे लोगों के टाइमिंग पैटर्न्स क्या हैं, रश कब होता है। तो अब आप रैंडमली जाके खड़े हो गए और अब आप ऑब्जर्व करें कितने पंप्स एक वक्त में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है आपको अब अनसर्टिनिटी है, आपको नहीं पता कि कितने हो रहे होंगे। तो ये एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम बन जाती है जिस पे आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ये है कि अब कितने पंप्स एक वक्त में इस्तेमाल होंगे। एक्सपेरिमेंट ये है कि अब आप ऑब्जर्व करें कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सैम्पल स्पेस जो है वो ज़ाहिर है कि पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स सबको कवर करती है। अब आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं कि आप एक वक्त में जाएं तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ स्टेशन, कोई भी ना इस्तेमाल हो रहा। तो ये जो बेसिकली जो यहाँ पे नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के, वो रिप्रेजेंट करें कि नंबर ऑफ पंप्स जो ऑपरेशनल है। 0 का मतलब है कोई नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसी तरह 1 का मतलब है कोई इनमें से एक इस्तेमाल हो रहा है, 6 में से कोई एक इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6। ज़ाहिर है एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 6 पंप्स हैं तो 6 के 6 इस्तेमाल में होंगे। ठीक है, यस सर। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास वो सारे पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट था वो बन गया कि एक वक्त में कितने इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसके बाद अब आप कोई पर्टिकुलर सपोज रिसर्च क्वेश्चन एड्रेस करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर आप अपना इवेंट डिफाइन करेंगे कि मैं किस पर्टिकुलर सपोज एरिया प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड था। अगर आप ऐसा इवेंट डिफाइन करें कि अप टू 4 पंप्स आर इन यूज एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, यानी अप टू 4 का मतलब ये होता है कि क्या मतलब होता है? 4 से नीचे से 4 तक। 4 तक का मतलब ये हुआ कि 4 से नीचे या 4। अप टू 4 का मतलब ये है कि 4 भी उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए अब जब आप इस इवेंट के आप पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हो तो उसमें 0 से लेके 4 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, अगर मैं कहता कि अप टू 4 एक्सक्लूसिव, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता कि 4 को आपने निकालना है, तब आप 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, या अगर मैं कहूं दैट एट मोस्ट 3, तो ये भी, ये इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं लेस देन इक्वल टू 3 में इंटरेस्टेड हूं मैं, या लेस देन 4 में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो अप टू 4 एट मोस्ट, अगर मैं इसको एट मोस्ट 4 लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वही बात है कि लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास कंपाउंड इवेंट है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आउटकम जो है वो इस इवेंट को सेटिस्फाई करती है। सेकेंड इवेंट ये है कि बिटवीन 3 and 6 पंप्स इंक्लूसिव आर इन यूज एट अ सिंगल टाइम, यानी कि 3 से लेके 6, और उसमें हम 3 को भी शामिल करें, 6 को भी शामिल कर रहे हैं। अगर ये एक्सक्लूसिव होता तो फिर इसके अंदर सिर्फ 4 और 5 आते हैं। ठीक है, तो जब आप बिटवीन 3 and 6 इंक्लूसिव की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब आ जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट और यूनियंस वगैरह की तरफ। तो ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, इवेंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इवेंट के आपने आउटकम्स भी लिस्ट कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली आप ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले आउटकम्स होंगे जो कि ए में मौजूद नहीं है, द सेट ऑफ आउटकम्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए। और जाहिर है कि सैम्पल स्पेस में उनको होना चाहिए क्योंकि सैम्पल स्पेस से बाहर कोई पॉसिबल आउटकम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब ए के अंदर आपके पास जाहिर है 0 से लेके 4 तक वाले आउटकम्स आ गए थे, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसके अंदर रिमेनिंग जो आउटकम्स बच गए थे वो आएंगे।
एक्सक्यूज मी सर, ये एट अ सिंगल टाइम और इन यूज़ एट अ टाइम, ये डिफरेंस समझा दें। एक ही बात है कि आप कहें कि एक वक्त पे किसी गिवन टाइम पे, इसी तरह मैं कह सकता हूँ एट अ गिवन टाइम, वो भी एक ही बात है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप खड़े नोट कर रहे हैं। तो फिर हमने ये 3 4 को दोबारा क्यों ऐड किया है बी में, उसकी समझ नहीं आई। वो इसलिए ऐड किया है कि बी की डेफिनेशन ये है कि बिटवीन 3 and 6 पंप्स इंक्लूसिव आर इन यूज एट अ सिंगल टाइम। ये अभी हम कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहे, ये इवेंट हमने अलहदा डिफाइन किया, ये इवेंट हमने अलहदा डिफाइन किया। ठीक है, ए की डेफिनेशन ये थी कि अप टू 4 पंप्स किसी एक वक्त पे इन यूज एट अ सिंगल टाइम, का मतलब है किसी एक वक्त पे 4 या उससे कम पंप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इवेंट ए है आपका। उसके अंदर जाहिर है कि ये वाले आउटकम्स आते हैं कि कोई ना इस्तेमाल हो रहा हो, सिर्फ एक इस्तेमाल हो रहा हो, सिर्फ 2 हो रहे हो, सिर्फ 3 हो रहे हो, या सिर्फ 4 हो रहे हो। 5 और 6 वाले जाहिर है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक नहीं आते इसमें। इसी तरह हमने एक अलहदा इवेंट बी डिफाइन किया। उसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त पे, किसी लम्हे आप गए वहां पे, उस लम्हे वहां पे 3 से लेके 6 पंप्स इस्तेमाल हो रहे हो, और साथ आपने ये इंक्लूसिव का लफ्ज डाला है कि हम 3 में भी इंटरेस्टेड हैं और 6 भी इंटरेस्टेड हैं। तो 3 से 6 के दरमियान कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं, और 3 और 6 को भी आपने शामिल करना है। 3 और 6 के दरमियान 4 और 5 यानी कि हो सकते हैं, एक लम्हे आप जाएं तो 4 इस्तेमाल हो रहे हो या 5 इस्तेमाल हो रहे हो, और 3 और 6 को भी आपने शामिल करना है। तो किसी एक इवेंट के डिफाइन कर देने से ये नहीं होता कि लाजमी दूसरा आप अलहदा इवेंट डिफाइन करें तो उसके अंदर अब पहले के इवेंट्स आ नहीं सकते, आउटकम्स आ नहीं सकते। ये ज़रूरी नहीं है। हर इवेंट को आपने अलहदा अलहदा उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन के मुताबिक बनाना है कि क्या इसके क्राइटेरिया के ऊपर ये आउटकम पूरा उतरता है या नहीं। ठीक है, ठीक है सही। इसके बाद जब आप आते हैं पर्टिकुलरली ए कॉम्प्लीमेंट पे, ए कॉम्प्लीमेंट का स्पेसिफिकली मतलब ये है कि वो वाले आउटकम्स जो ए में शामिल नहीं हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट को आप ज़रूरी नहीं है कि अलहदा से उसकी डेफिनेशन दें, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफाई कर देना भी काफ़ी है कि इसका मतलब ये है अब आप उसमें इंटरेस्टेड हैं जो ए में शामिल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि वो वाला सेट जिसमें ए के आउटकम्स शामिल नहीं हैं। तो अब ये जो क्वांटिटी है, ये अब यहाँ से आप देख के डिराइव करें, तो जो इवेंट बी था वो इंडिपेंडेंटली डिफाइन हुआ अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक। लेकिन जब आप अब ए को ही आगे लेके मॉडिफाई करें ए कॉम्प्लीमेंट में, तो अब आपने देखना है कि इवेंट ए में कौन से आउटकम्स मौजूद नहीं थे। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप स्पेसिफिकली वो आउटकम्स लिखेंगे जो इवेंट ए में मौजूद नहीं हैं, जो मौजूद हैं वो रिपीट नहीं होंगे अब। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो उसमें हमने जो दोनों सेट्स के अंदर अपने अपने आउटकम्स मौजूद हैं और अगर कोई कॉमन आउटकम मौजूद है तो उन सब को लिस्ट करना होता है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब जिस तरह मैंने पीछे वेन डायग्राम में दिखाया कि अगर आपके पास अब इसी तरह का केस है कि हमारे पास सैंपल स्पेस जो है उसके अंदर वो सारे इवेंट्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, उसके कुछ पर्टिकुलर हिस्सा है ए जो कि आ रहा है हमारे पास 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। तो अब ये जो पर्टिकुलर आउटकम्स हैं ये यहाँ पे लाई करते हैं इस सर्कल के अंदर जो ए का सर्कल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक इवेंट बी है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि अब ये वाले इवेंट्स लाई करते हैं 3 4 5 6। तो अब देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये दो इवेंट्स और ये दो इवेंट्स कॉमन हैं। इसका मतलब ये है कि अब ए और बी के दरमियान कोई ओवरलैप होगा, इस तरह से अलहदा अलहदा बिल्कुल नहीं होंगे, इनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन का हिस्सा होगा क्योंकि इनके कुछ इवेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो आपका जो इवेंट बी बनेगा उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसको ए के साथ ओवरलैप करेगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए में लाई नहीं करते। ठीक है, तो जो ये कॉमन हिस्सा होगा अब इसके अंदर वो कॉमन एलिमेंट्स लाई करे होंगे 3 और 4, और यहाँ पे जो ए का बाहर का हिस्सा है इसमें 0 1 2 शामिल लाई कर रहे होंगे,
और फिर जो बी के बाहर का हिस्सा है यहाँ पे 5 और 6 लाई कर रहे होंगे, और सेंटर में कॉमन एरिया में 3 और 4 मौजूद होंगे। और अब क्योंकि आपके पास सैंपल स्पेस में कोई और एलिमेंट बचा नहीं है, तो असल में बेसिकली ये सारी सैंपल स्पेस जो है, जो बाहर का रेक्टेंगल है, वो असल में इसमें कवर हो गया। ठीक है, अब जब हम ए यूनियन बी में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि ए के अंदर भी जो एलिमेंट्स मौजूद थे, जो बी में भी मौजूद थे, और फिर जो इनके सेंटर में या जो इनके ओवरलैप में मौजूद थे, वो सारों में अब हम इंटरेस्टेड हैं। तो जब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आप कंपेयर करेंगे और उसके अंदर ये सारों को लिखना शुरू करेंगे एक एक दफ़ा, तो आप सबसे पहले चलें ए के इवेंट्स लिख लें। इसके बाद देखें कि बी के कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि अभी तक हम नहीं लिख चुके। तो बी के जो 3 और 4 है, क्योंकि वो ए में कॉमन थे, तो वो इस सेट के अंदर आ चुके हैं। अब आप सिर्फ वो वाले बाकी के लिखेंगे जो कि नहीं कवर हुए। तो ये अब आपके पास ए यूनियन बी का सेट बन गया। और इत्तेफाक से अब आप अगर कंपेयर करें तो इनकी डेफिनेशंस ऐसे थी इन एलिमेंट्स, इन सेट्स की, इनका यूनियन जो है वो बिल्कुल सैम्पल स्पेस को कवर करता है। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स थे इस एक्सपेरिमेंट के, वो इन दो इवेंट्स के अंदर पूरे हो जाते हैं। ठीक है सर, एक बात पूछनी है जी। सर, अगर यूनिवर्सल सेट हो तो उसमें अगर हमारे पास 1 2 3 हो, और मतलब कि इस तरह बीच में से हमारी तरतीब से ना हो, मतलब कि 2 ना हो, फिर उसके बाद 4 आए, फिर उसके बाद 6 हो, तो 8। सर, तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 0 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज आएंगी, या फिर जो हमारी ए और बी में होंगी खाली वो आएंगी? यूनिवर्सल सेट आप किसको कह रहे हैं, सैम्पल स्पेस को? यस सर। हाँ, तो उसके अंदर जो है, नहीं, एक मिनट ज़रा दोबारा बताएं कि अगर यूनिवर्सल सेट में पॉसिबल बीच में कोई गैप्स हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सैम्पल स्पेस आपकी इस तरह से 0 2 4 इस तरह से। जी सर। सर, तो फिर 0 2 4 6 ही आएंगे ना, जो हमारे जो यूनिवर्सल सेट होगा एक किस्म का? हाँ, अगर यूनिवर्सल सेट या सैम्पल स्पेस के अंदर वो इवेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो वो वैसे भी फिर ए और बी में भी नहीं आ सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट में वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो इवेंट के अंदर भी नहीं हो सकता, फिर यहाँ पे 1 और 3 भी नहीं हो सकते होंगे। तो जब आप यूनियन बनाएंगे तो जाहिर है कि फिर जब वो एक इवेंट के अंदर नहीं होंगे तो वो यूनियन में भी नहीं आएंगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन जो होता है वो बेसिकली ये है कि वो वाले आउटकम्स जो कि दोनों को सेटिस्फाई करें। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो वाले आउटकम्स इस पूरे एक्सरसाइज में से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के वो वाले आउटकम्स जो कि इन दोनों इवेंट्स को एक ही वक्त में सेटिस्फाई कर सकें, वो इंटरसेक्शन में लाए करेंगे। तो जाहिर है कि इंटरसेक्शन में फिर वो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स के वो आते हैं, और वो जाहिर है आपके पास 3 और 4 ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि वो अगर 5 और 6 की आप बात करें, तो वो अगर आप एक वक्त पे जाएं पेट्रोल स्टेशन पे और वहाँ पे एक वक्त में 5 पंप्स इस्तेमाल हो रहे हो, तो आप कहेंगे कि मेरा इवेंट बी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मेरा इवेंट ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जबकि अगर आप उस पेट्रोल स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे 3 पंप्स इस्तेमाल हो रहे हो, तो आप कहेंगे मेरा इवेंट बी भी सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा इवेंट ए भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आउटकम एक वक्त में दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इंटरसेक्शन के अंदर, ये आपका इंटरसेक्शन है, इसके अंदर वो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं सारे शामिल होंगे, सिर्फ वो वाले जो दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है। और इसी तरह से जब आप बेसिकली इन इवेंट्स का, दो इवेंट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये एक तरह से एक नया इवेंट डिफाइन हो जाता है। इसको आप इवेंट सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब मैं इस सेट का भी अलहदा से कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो मैंने ये यहाँ पे नया इनके इंटरसेक्शन से एक नया इवेंट डिफाइन किया, मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। तो जिस तरह से इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ये था कि इवेंट ए में कौन से आउटकम्स नहीं है, इसी तरह सी का या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज थी, उनके अलावा जो भी वैल्यूज उनमें कॉमन नहीं थी, वो यहाँ पे अपीयर होंगी। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए आपने वो वाली वैल्यूज लिखनी है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन इस सैंपल स्पेस में मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस
इस सेट के अंदर कौन सी वैल्यूज पहले से मौजूद हैं जो कि 3 और 4 हैं। तो आप सैंपल स्पेस में से जाके वो मौजूद वैल्यूज निकाल देंगे और जो बाकी बचती हैं वो कॉम्प्लीमेंट सेट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जी सर। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। अभी तक तो हम काउंटिंग कर रहे थे, हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जो थे उनको लिस्ट कर रहे थे और उनकी काउंटिंग कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। इवेंट्स हम डिफाइन कर रहे थे, इवेंट्स के नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे उनको हम लिस्ट कर रहे थे। तो वो प्रोबेबिलिटी का अभी बेसिक्स हम सेट कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी के लिए अभी हमने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले इवेंट के अंदर कौन कौन से आउटकम्स हैं और सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये करती है कि एक किसी पर्टिकुलर इवेंट की लाइक्लीहुड बताती है, वो चांस बताती है कि ये वाला इवेंट होगा, क्योंकि हमने देखा कि सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस आमतौर पे बड़ी होती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे सैंपल स्पेस के अंदर वो सारे आउटकम्स मौजूद थे। अब उसमें से हम किसी एक इवेंट में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा मैं अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, मैं यहाँ करीब के पेट्रोल पंप पे जाऊँ जिसके 6 पंप्स लगे हुए हैं, क्या चांस है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे 4 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इवेंट ए को अगर मैं रीफ्रेज भी करूं अप टू 4 का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं नो मोर देन 4, एक ही बात है। तो बेसिकली मैं इस चांस में इंटरेस्टेड हूं कि मैं यहाँ 7 वाले पेट्रोल स्टेशन पे जाऊं तो वहाँ 4 से ज़्यादा इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचूँ। तो मुझे यहाँ बैठे तो नहीं पता कि वहाँ पे इस वक्त कितने हो रहे हैं कि मैं कह सकूँ। तो जब मैं जाऊँगा इट्स बेसिकली अप टू चांस कि मुझे कितना मिलता है कि वहाँ पे कितने इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से बैठ के पहले से प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या चांस है कि मैं वहाँ जाऊँ तो 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये अब प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहा हूँ मैं इस इवेंट की, कि इस इवेंट की क्या चांस है कि ये वाकई हो रहा होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, या ये होगा ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी या रैंडमनेस का एलिमेंट रहता है। उसकी आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स पता हैं जो कि उसकी सैंपल स्पेस होती हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और फिर आप किसी एक पर्टिकुलर आउटकम यानी एक सिंपल इवेंट में या फिर एक सेट ऑफ आउटकम्स यानी एक कंपाउंड इवेंट में इंटरेस्टेड होते हैं और आप उसकी चांस या उसका लाइक्लीहुड निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर आप उसका जो चांस है उसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब जाहिर है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी इवेंट को के होने को इफेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं वेदर की बात करूं तो अगर मैं रेन का चांस निकालने चाहूं तो एक तो तरीका ये है कि मैं बिल्कुल लेमैन की तरह अंदाज़ा लगाऊं, और दूसरा तरीका ज़ाहिर है ये है कि मैं साइंटिफिक मॉडल्स इस्तेमाल करके कुछ प्रिडिक्ट करूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मॉडल फॉलो करके प्रिडिक्ट करता हूं तो जाहिर है कि जो मेरा गैस निकलेगा वो एक इन्फॉर्म्ड गैस होगा। ठीक है, या जैसे अगर आप किसी इम्तिहान में, अगर एमसीक्यू का इम्तिहान है उसमें आपके पास 4 चॉइसेस हैं किसी क्वेश्चन के, तो एक चीज़ तो ये है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल तुक्के पे किसी आंख बंद करके चारों में से किसी एक पे आप टिक लगा दें। या दूसरा ये है कि आपको कुछ आता है, आपको इतना अंदाज़ा है कि आप 4 में से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें और फिर आखिरी 2 में से आप रैंडमली सिलेक्ट करें। तो ज़ाहिर है इनमें फ़र्क है कि आप सही आंसर आप पिक करेंगे, इसका चांस में फ़र्क है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें बेसिक प्रोबेबिलिटी से, जहां पे अभी आप सारे आउटकम्स का एक तरह से रैंडम गैस ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अभी उस केस को कंसिडर कर रहे हैं जहां पे ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली। आपके पास कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको बता सके कि ये वाला आउटकम शायद ज़्यादा लाइकली हो या ये वाला आउटकम शायद बेहतर हो। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, यू आर जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गैस। ऐसे में जब आप उस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो सिंपली आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो रेशियो के नंबर ऑफ आउटकम्स जिसके अंदर वो वाला पर्टिकुलर इवेंट सेटिस्फाई हो रहा हो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल पे जाऊं गैस स्टेशन की, तो अभी मैं कह रहा हूं कि मैं ट्रैफिक पैटर्न्स वगैरह कुछ नहीं देख रहा, बस मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा और वहाँ पे कितने पंप्स इस्तेमाल हो रहे होंगे।
तो ऐसे अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन में ये इक्वली लाइकली है कि वहाँ पे हो सकता है कोई ना इस्तेमाल हो रहा हो, या वहाँ पे सारे फिल हुए हुए हो, या आधे हुए हुए हो। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे गूगल मैप्स खोलूँ, उस पर जो ट्रैफिक डेटा है उसको एनालाइज करूँ। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी किसी वक्त पे, उतना ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे उस वक्त कोई पेट्रोल भी भरवा रही होंगी गाड़ियाँ। तो ज़ाहिर है उस केस में इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक केस की बात करें जहाँ पे हमें कोई सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई, कोई हमने पहले से बैकग्राउंड रिसर्च नहीं की हुई, और सारे आउटकम्स इक्वली पॉसिबल है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की सिंपली ये हो जाएगी कि उस इवेंट के सेटिस्फाई करने वाले आउटकम्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं अब प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ इस डेफिनेशन से विदाउट एनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि सपोज इस वक्त मैं जाऊं तो वहां पे 4 से ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, पंप्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, तो बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए में। और इवेंट ए में मैं देख चुका हूं कि 5 ऐसे आउटकम्स हैं टोटल। मेरे पास अब 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 आउटकम्स हैं जो कि पॉसिबल हैं कि मैं जाऊं वहां पे। तो 7 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं टोटल में जो कि मुझे मिल सकती हैं। और जो मैं इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूं वो 5 पॉसिबिलिटीज से सेटिस्फाई होता है, उन 7 में से 5 से सेटिस्फाई होता है। तो अब जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली मैं कह दूंगा कि 5/7 है। इस वक्त मैं वहां पे जाऊं अगर, तो मेरे पास 5 आउट ऑफ 7 चांस ये है कि वहां पे 4 से ज़्यादा पंप्स इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। या अगर मैं इसको एक और तरह से कहूँ तो मैं अगर इस टाइम 7 दिन जाता हूँ, ठीक है, 7 अलग-अलग दिन पे जाता हूँ, तो चांस ये है कि 7 में से 5 दिनों पे ऐसा होगा कि वहाँ पे 4 से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे, और 2 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे 4 से ज़्यादा पंप्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। सही? यस सर। अब ज़ाहिर है ये मैंने बात की कि ये अब हम कह रहे हैं व्हेन एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली। अब अगर मैं इसी टाइम जाता हूँ 3 बजे, और ये ऐसा टाइम है जब ऑफिस की छुट्टी होती, बहुत रश होता है, तो हो सकता है कि असल में अब यहाँ पे जो इवेंट्स के 5 और 6 हैं इनका चांस ज़्यादा हो जाए खुद ब खुद, कि यहाँ पे अब ज़ाहिर है अगर रश ज़्यादा है इस टाइम पे तो वो ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे पंप्स भरे हुए हों। उसमें हम आगे देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि हर आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है, कुछ आउटकम्स ऐसे हैं जिनका होने का चांस ज़्यादा है, तब आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी इस सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हर आउटकम अपनी अपनी जगह इसका चांस बराबर है, तो फिर आप सिंपली नंबर ऑफ आउटकम्स दैट सेटिस्फाई दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये रेशियो से आप प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आ रही है? जी सर। यानी कि फिलहाल आपका काम सिंपल है। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ ज़ाहिर गवर्निंग रूल्स होते हैं जिनको आप एक्सियम्स कहते हैं। एक्सियम का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा रूल है जो कि समझा जाता है कि बहुत ऑब्वियस है, कि इसको प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, या करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये इतना ऑब्वियस है टू द कॉमन सेंस। अब इसका पहला एक्सियम ये है कि आपके पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, यानी नॉन नेगेटिविटी की आपके पास कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पहला एक तरह से प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी की ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन इस तरह से किया कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि किसी भी इवेंट का चांस जो है वो या तो हो ही नहीं सकता, जिस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, या फिर अगर वो हो सकता है तो वो एक किसी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा। कोई नेगेटिव प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि यार इसका होने का चांस नेगेटिव है, दैट मेक्स नो सेंस। अगर वो नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट्स इट, दैट्स द मिनिमम। ठीक है, जी सर। यस। तो ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप कभी कैलकुलेट करें और प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव आए, प्रोबेबिलिटी अगर कभी भी लेस देन 0 आए, तो दिस इज रॉन्ग। ये आपको डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कैलकुलेशन। एक और ये सैनिटी चेक भी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 0 जो है वो कभी नहीं हो सकती।
सिंपली बिकॉज इट्स डिफाइंड दैट वे। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लिखी, बेसिकली एस क्या था, ये सैम्पल स्पेस को डिनोट कर रहा है। सैंपल, और सैम्पल स्पेस जो है वो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो सेट है जिसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। यानी कि मैक्सिमम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर वो होना ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान लाई करती है किसी भी इवेंट की। अगर ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर सारी सैम्पल स्पेस भी लाई कर रही हो, यानी कि वो इवेंट होना ही होना है, तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर इवेंट बिल्कुल हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 से नीचे नहीं जा सकती। इस डिनोशन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सही? यस। अच्छा, अब थर्ड प्रॉपर्टी ये है, और इसमें एक चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है सिर्फ डिसजॉइंट इवेंट्स पे, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इसको हम नाम देते हैं। डिसजॉइंट इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी कहते हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन पीछे देखी, कि ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि A1, A2, A3 अप टू इन्फिनिटी आर अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब ये है कि हर इवेंट जो भी मैं इनमें से उठा लूँ, चाहे 1 और 2 उठाऊँ, चाहे 1 और 3 उठाऊँ, चाहे 1 और 10 उठाऊँ या 1 और 100 उठाऊँ, सब का जो इंटरसेक्शन है वो 0 है आपस में। चाहे मैं 3 और 100 का इंटरसेक्शन लूँ वो भी 0। यानी कि ये वो वाले इवेंट्स हैं जिनके दरमियान कोई भी कॉमन आउटकम इनको सेटिस्फाई नहीं करता। ये वो वाले इवेंट्स हैं, सिर्फ इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अब अगर मुझे हर अलग-अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और मैं अब ऐसा इवेंट डिफाइन करूं जो कि इन सब का यूनियन हो, तो उस यूनियन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन सब के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम होगी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी A1 प्लस A2 प्लस अप टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी। ये इन्फिनिटली मैनी डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेकिन अगर इनके दरमियान कहीं पे भी कोई कॉमन एलिमेंट हो, कोई ऐसे दो इवेंट्स हों जिनके दरमियान कोई कॉमन आउटकम्स हों, तो फिर ये प्रॉपर्टी इस तरह से अप्लाई नहीं होती। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके अंदर कोई कॉमन इवेंट नहीं है, यानी कि उनके इंटरसेक्शंस आपस में 0 हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरी सैम्पल स्पेस है, ये कोई इवेंट 1 है, इवेंट 2 है। अब ये देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहे, इनके दरमियान स्पेस है। अब अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अब मैं इस शेडेड रीजन में इंटरेस्टेड हूँ। ज़ाहिर इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, इसलिए मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को, हर सर्कल की प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली सम करता जा सकता हूँ अप टू इन्फिनिटी। जितने मर्जी मैं ऐसे बीच में बनाता जाऊँ इवेंट्स, एज लॉन्ग एज वो ओवरलैप ना करें, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ में डायरेक्टली आपस में सम करके इस शेडेड रीजन का, इनके यूनियन का सम निकाल सकता हूँ। तो ये प्रोबेबिलिटी की 3 गवर्निंग बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो प्रोबेबिलिटी कभी 0 से नीचे नहीं होती, कभी 1 से ऊपर नहीं होती, और अगर ऐसे इवेंट्स हैं जिनके आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को आप आपस में सम करके यूनियन के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सर काफ़ी है सर। हाँ, आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ को आप लोग एक दफ़ा चाहे खुद रिव्यू कर लीजिएगा, और फिर इनसे आगे हम स्पेसिफिक एक फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए मज़ीद कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है? और एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि जो हमने क्विज़ में टॉपिक्स देखे थे उनको आप लोग या तो अपने टाइम पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। असाइनमेंट भी अब आपके पास है, असाइनमेंट का सोल्यूशन भी आपके पास है। असाइनमेंट में सारे जो पॉसिबल केसेस थे उनका एक एक एग्जाम्पल मौजूद है, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। अपने सॉल्यूशंस कंपेयर करें। बुक के अंदर आपके पास
वो जो प्रॉब्लम सेट है वो पूरी भरी पड़ी है, उससे आप सॉल्व करें बुक का सोल्यूशन मैनुअल, चाहे कोई और आप प्रोबेबिलिटी के हज़ारों क्वेश्चंस पढ़ें नेट पे, खुद प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, ये जो मीन मीडियन वगैरह के हिस्टोग्राम्स के प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग सीख सकें। ठीक है, असाइनमेंट का मकसद यही था, क्विज का मकसद यही था कि देखा जाए कि आप लोगों ने कितना सीखा है, कितनी प्रैक्टिस की है, जो कि विच वॉज फ्रैंकली डिसअपॉइंटिंग। सर अटेंडेंस लिस्ट पे लग जाएगी, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो दैट्स इट। उम्मीद है अगली दफ़ा जब इस तरह के सवाल आएंगे तो ज़रा बेहतर परफॉर्मेंस होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मुझे MS टीम्स के ग्रुप में ऐड कर दो सर, मुझे वो ज्वाइन का रिक्वेस्ट